Hello everyone, in this particular chapter, that is chapter number 20 of Spectrum, we will be discussing about the debates on the future strategy after the civil disobedience movement. So as you already know, कि civil disobedience movement, it started with the Dandi March in March 1930 and till April when it was withdrawn in 1934. This was the period of civil disobedience movement, right? Now, civil disobedience movement के खत्म होने के बाद there was the Government of India Act which was passed in 1935 based on that जो भी discussions हुई थी round table conferences में. There were 3 round table conferences. कौन कौन सी year में थी? They were in 30, 31 and 32. उसके बाद एक ऑफिशियल व्हाइट पेपर आता है एंड देन कम्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. नाउ ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग. नाउ जो नेशनल मूवमेंट जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहा है, ठीक है, कि जो नेशनल मूवमेंट जो इस टाइम पे चल रहा है, उसके बाद अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो चुका है, उसके बाद क्या होगा, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, तो अब सबके अलग अलग व्यूज हैं उसके रिगार्डिंग, तो उस पर जो डिबेट चलेगा वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. फाइन. सो विद द withdrawal of civil disobedience movement आप याद रखेंगे, that is April 1934. Clear? There was a 2-stage debate on the future strategy of the nationalists. 2 stages हैं, stage number 1 and stage number 2. पहले बात करते हैं stage number 1 के बारे में. The first stage was on what course the national movement should take in the immediate future, यानी during the phase of non-mass struggle 1934 to 35, कि immediately ये जो फेज आया है, ठीक है, जहां पर मास स्ट्रगल नहीं हो रहा है, फेज ऑफ नॉन मास स्ट्रगल, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें क्या करना है. एंड द सेकंड स्टेज वाज इन 1937. कंसिडर्ड द क्वेश्चन ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शंस हेल्ड अंडर द ऑटोनॉमी प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद जो भी स्कीम आई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की स्कीम आई थी, ठीक है, तो प्रोविंशियल जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आपको ऑफिस एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, आपको ऑफिसेस को हेल्ड करना है नहीं करना है, तो वो वाला क्वेश्चन था. ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस 19 ये जो सेकंड वाला जो स्टेज है ये 1919 एक्ट के बाद भी आई थी कि हम ऑफिसेस इलेक्शंस करें या ना करें. तो इलेक्शंस तो इन्होंने कर लिए थे, अब ऑफिस एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन था, वेदर दे शुड एक्सेप्ट द ऑफिसेस और दे शुड डिक्लाइन. ठीक है, तो ये 2 स्टेजेस हैं जिन पे हमें डिस्कस करना है और इन्हीं के ऊपर डिबेट्स था. तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेज के. फर्स्ट स्टेज की जब हम बात कर रहे हैं, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट 1934 टू 35. ठीक है, जब जो पीरियड है वो है नॉन मास स्ट्रगल का पीरियड. ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मास स्ट्रगल नहीं चल रहा. देयर वर 3 पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, on what the nationalists should work on immediately after the end of civil disobedience movement. So we have 3 perspectives regarding this particular thing. ठीक है, the first 2 were traditional responses, जो पहले से जो चलते आ रहे थे ना कि भाई कोई भी मूवमेंट खत्म होता था उसके बाद क्या करना चाहिए, तो वो पहले वाले जो सिस्टम्स होते, रेस्पॉन्सेज होते थे, वही थे. while the third one represented the rise of a strong leftist trend within the कांग्रेस, जो थोड़ा सा एक रेडिकल की तरफ था, एक लेफ्टिस्ट ट्रेंड आया था कांग्रेस के अंदर. ठीक है, तो वो थर्ड वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है या पर्सपेक्टिव है वो उसको रिप्रेजेंट करता है. तो पहले 2 तो ट्रेडिशनल पुराने वाले होंगे, थर्ड वन इज द न्यू वन विच इज द लेफ्टिस्ट ट्रेंड. द 3 पर्सपेक्टिव्स वर एज फॉलोज. नंबर 1, देयर शुड बी कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑन द गांधीयन लाइंस. ये इफ यू रिमेंबर आफ्टर द 1919, ठीक है, एक्ट के बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो फरवरी 1922, ठीक है, इसमें विड्रॉ हो जाता है. उसके बाद देयर वाज दिस कंस्ट्रक्टिव वर्क विच वाज गोइंग ऑन. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव वर्क एक ट्रेडिशनल व्यू हो गया, पहले भी यही चलता था. सेकेंड वन वाज देयर शुड बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल एंड पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर. ठीक है, जो 1934 में ड्यू टू सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो इलेक्शंस होने थे उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल जो है एक तो वो शुरू करा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते से, लॉफुल रास्तों से
स्ट्रगल को कंटिन्यू करा जाए, और दूसरा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया जाए। नाउ दिस व्यू वाज एडवोकेटेड बाय एम ए अंसारी, असफ अली, भूलाभाई देसाई, एस सत्यमूर्ति, बी सी रॉय अमंग अदर्स। ठीक है, सो यू हैव टू बेसिकली रिमेंबर दीज नेम्स। ठीक है, ये नेम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सेकंड पर्सपेक्टिव था विच टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, ऑल्सो द लीगल स्ट्रगल, जो मॉडरेट्स करते थे ना वही वाला, तो लीगल स्ट्रगल। फाइन, ये किस किस ने एडवोकेट करा था, एक बार यू कैन पोज एंड यू कैन रिमेंबर दीज सम ऑफ द नेम्स। फाइन, दे आर्ग्यूड, अभी कह क्या रहे थे, इन अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल अपैथी इलेक्शंस एंड काउंसिल वर्क शुड बी यूटिलाइज्ड टू कीप अप द पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड मोरल। कि ठीक है, अब जो स्ट्रगल का पीरियड नहीं है, मास स्ट्रगल का पीरियड नहीं है, तो लोगों के मोराल को, उनके इंटरेस्ट को ऊपर रखने के लिए हमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, काउंसिल के वर्क को, काउंसिल में इलेक्ट होने के बाद कुछ काम करें ताकि लोगों का मोराल जो है वो ऊपर रहे। सेकेंड वन वाज पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस एंड द काउंसिल वर्क डिड नॉट अमाउंट टू फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स। अब इसको करने से जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया जा रहा था, काउंसिल वर्क जो किया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो पॉलिटिक्स है उस पर कंप्लीट फेथ है, हम उसके साथ है, नहीं। सो दे वर ओपनिंग अ न्यू एंगल during this particular thing. Another political front would help build up Congress and prepare the masses for the next phase. ठीक है, ये जो पीरियड है from 1934 to 1935, ये जो पीरियड है इसके अंदर लोगों को, मासेस को बेसिकली नेक्स्ट फेजेस के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है विद देयर अप्रोच। फोर्थ वन, दिस अप्रोच वुड गिव कांग्रेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेस्टीज एंड कॉन्फिडेंस, उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, एंड इट वुड सर्व एज एन इक्विवेलेंट टू द मूवमेंट। ठीक है, काउंसिल्स के अंदर अगर ये लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद ये एक मूवमेंट की तरह ही बेसिकली काम करेगा। तो जो सेकंड सोच जो थी, व्हाट दे वर एक्चुअली थिंकिंग, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल जारी रहे, ठीक है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया जाए टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो ये जो दिया था एम ए अंसारी, असफ अली, भूलाभाई देसाई, एस सत्यमूर्ति एंड बी सी रॉय ने जो चीज बताई थी, तो उनके बेसिक रीजंस ये वाले थे विच वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। दीज वर द रीजंस दैट व्हाई दे वांटेड सच अ थिंग। अब थर्ड वन जो था वो एक स्ट्रॉन्ग लेफ्टिस्ट ट्रेंड था, कहां पर, विद इन दी कांग्रेस। नाउ ये जो लेफ्टिस्ट ट्रेंड, ये जो एक नया ट्रेंड कांग्रेस के अंदर निकल कर आया है, दिस वाज बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। He was critical of both the constructive work and the council entry in place of a suspended civil disobedience movement. Now civil disobedience movement तो जो है वो सस्पेंड हो रखी है। Now इसके पर्टिकुलर केस में जवाहरलाल नेहरू जो थे, नेहरू वो चाहते थे कि भाई ना तो हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, उसमें भी उनको कमियां नजर आ रही थी, और ना हमको सेकंड पॉइंट की तरह, दिस वाज द सेकंड पॉइंट, ना हमको काउंसिल एंट्री करनी है, लेजिस्लेचर में हमको पार्ट लेना है, ना हमको फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है ऑन द गांधीयन लाइंस। ठीक है, ही थॉट ऑफ अ थर्ड थिंग, दिस सेक्शन फेवर्ड रिजम्पशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट मास स्ट्रगल। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा नहीं लेना है, हमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, मतलब एक्स्ट्रा लीगल तरीके से मास स्ट्रगल को कंटिन्यू रखना है। वी हैव टू कंटिन्यू द मास स्ट्रगल बिकॉज द सिचुएशन वाज स्टिल रिवॉल्यूशनरी owing to the continued economic crisis and readiness of the masses to fight. Because leftist जो लोग थे, leftist people like जवाहरलाल नेहरू, they thought कि अभी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिसकी वजह से पीपल आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, राइट। दिस वाज द नंबर वन थिंग। सेकंड, masses were still ready to fight. Because of these two reasons, he thought कि भाई ना तो कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, ना काउंसिल एंट्री करेंगे, हम क्या करेंगे, हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मास स्ट्रगल को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, सो नाउ दिस पर्टिकुलर विजन इज इन फ्रंट ऑफ अस व्हिच इज द लेफ्टिस्ट ट्रेंड बाय जवाहरलाल नेहरू। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज नेहरूज विजन रिगार्डिंग दिस। ही सेड द बेसिक गोल बिफोर इंडियन पीपल वाज द अबोलिशन ऑफ कैपिटलिज्म, कि कैपिटलिज्म जो है, जो पूंजीवाद जो है, उसका कंप्लीटली अबोलिश हो। ठीक है, वो एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, कि स्टेट जो है वो सारा का सारा काम करे एंड लोगों की हेल्प करे, और एक वेलफेयर स्टेट जो हो सकता है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हो, अ वेलफेयर स्टेट शुड बी एस्टेब्लिश। दिस इज व्हाट ही वाज थिंकिंग। ही कंसिडर्ड
द विड्रॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड काउंसिल एंट्री अ स्पिरिचुअल डिफीट, कि भाई ये एक्चुअल में ना हमने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पीछे खींच लिया, अब हम काउंसिल एंट्री की सोच रहे हैं, ये हमारी एक प्रकार से क्या है, डिफीट है। ठीक है, हम अपने आइडियल्स को सरेंडर कर रहे हैं, हम रिवोल्यूशनरी से पीछे हट रहे हैं, रिफॉर्मिस्ट जो मेंटेलिटी है, ठीक है, अ रिट्रीट फ्रॉम रिवोल्यूशनरी टू रिफॉर्मिस्ट मेंटालिटी, कि हम जो रिवोल्यूशनरी हमने मास स्ट्रगल हमने जो शुरू किया था, जो हमने मास स्ट्रगल जो शुरू करा था, अब हम उससे हटके अब कुछ कुछ चीजों को चेंज करने वाली मेंटेलिटी पे आ रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, दिस इज व्हाट जवाहरलाल नेहरू इज थिंकिंग, राइट। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, वी हैव नेक्स्ट, ही सेड दैट द वेस्टेड इंटरेस्ट की जो है बी रिवाइज्ड इन फेवर ऑफ द मासेस, कि जो भी हम चाहते हैं, जो भी इंटरेस्ट हैं लोगों, जो भी पूरे इसके नेशनल मूवमेंट के जो इंटरेस्ट है वो मासेस के इंटरेस्ट बन जाने चाहिए, उनके फेवर में होनी चाहिए, कि मासेस की हेल्प करी जाए। उसके लिए क्या करना होगा, वी हैव टू टेक अप इकोनॉमिक एंड क्लास डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड कैपिटलिस्ट, ऑर्गेनाइजिंग मासेस इन देयर क्लास ऑर्गेनाइजेशन लाइक किसान सभाज एंड द ट्रेड यूनियन। क्या करना होगा, अगर हमको जो इंटरेस्ट है वो मासेस के फेवर में हो जाने चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, अलग अलग लोगों के जो इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं वो जो फेस कर रहे हैं, ठीक है, और क्लास इश्यूज लाइक पीजेंट्स की एक पर्टिकुलर क्लास है, वर्कर की एक क्लास है, लैंडलॉर्ड्स की, कैपिटलिस्ट की, इन सब क्लासेस के हमें जो इंटरेस्ट है उनको समझना चाहिए, उनको क्लास को ऑर्गेनाइज करना चाहिए लाइक किसान सभाज एंड ट्रेड यूनियंस, एंड देन वी विल बी एबल टू रिज्यूम दिस मास स्ट्रगल। इससे जाके हम मासेस का साथ ले पाएंगे। देयर कुड बी नो जेन्युइन एंटी इंपेरियलिस्ट स्ट्रगल, ही सेड, विदाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्लास स्ट्रगल ऑफ द मासेस। जब तक हम क्लास स्ट्रगल को नहीं समझेंगे, व्हाट ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट ओवर हियर इज, वो बात कर रहे हैं किसकी, ही इज टॉकिंग अबाउट क्लास स्ट्रगल, ठीक है, कि जो पुअर वर्सेस रिच का जो स्ट्रगल है, पीजेंट्स वर्सेस लैंडलॉर्ड्स, जब तक हम इनकी एक्चुअल डिमांड्स को नहीं समझेंगे, अलग अलग क्लासेस को नहीं समझेंगे ना, हम एक एंटी इंपेरियलिस्ट स्ट्रगल नहीं बना सकते, एक जेन्युइन एंटी इंपेरियलिस्ट स्ट्रगल नहीं बना सकते। बिकॉज इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल क्या है, कि एक इंपीरियल पावर है, दिस इज इंपीरियल पावर विच वॉज ब्रिटेन और यूके, एंड जो कॉलोनी है विच वॉज इंडिया, ठीक है, इंडिया वॉज अ कॉलोनी, ठीक है, तो ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, रूल करने लग रहा है। जब तक हम इन दोनों को नहीं समझेंगे तब तक एक एक्चुअल में स्ट्रगल नहीं समझ सकते। तो अगर हमको एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल को समझना है, ठीक है, या करना है हमें, तो हमको क्लास स्ट्रगल को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके किए बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो नेहरूज ऑपोजिशन टू द स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल स्ट्रेटेजी। अब ये कौन सी स्ट्रेटेजी है, नाउ दिस स्ट्रेटेजी बेसिकली टॉक्स अबाउट कि हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करा, फिर हमने उसके बाद उसको पॉज कर दिया थोड़े टाइम के लिए, एंड देन वी अगेन स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मास मूवमेंट, ठीक है। तो पहले हम स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर हम थोड़े टाइम तक हमने पीस एस्टेब्लिश कर रखा है, ठीक है, ट्रूस एस्टेब्लिश कर रखा है, और फिर हम दोबारा से स्ट्रगल को री कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली इनकी स्ट्रेटेजी थी, लेकिन नेहरू इस स्ट्रेटेजी के बिल्कुल अपोज थे। कांग्रेसमैन लेड बाय गांधी बिलीव दैट द मास फेज ऑफ मूवमेंट, यानी स्ट्रगल फेज, जो मास फेज होती है किसी भी मूवमेंट की, उसको स्ट्रगल फेज बोलते हैं, हैड टू बी फॉलोड बाय अ फेज ऑफ रिप्राइव, यानी ट्रूस, एक ऐसा फेज जिसमें थोड़ा सा पीस एस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रगल के बाद वी हैव टू स्टार्ट व्हाट, द पीस फेज, ठीक है, ताकि उसके बाद दोबारा से एक स्ट्रगल का फेज शुरू हो सके। दिस थिंकिंग इज बाय गांधी एंड सम कांग्रेसमैन, ठीक है। नाउ ये ट्रूस का पीरियड क्यों किया जाएगा, ये शांति का जो समय है ये क्यों किया जाएगा, सो दैट मासेस कैन रिकूप देयर स्ट्रेंथ, कि जो उनकी स्ट्रेंथ, क्योंकि मासेस ना, अब इतने सारे लोग हैं, अब ये लगातार तो फाइट नहीं कर सकते ना बहुत लंबे समय के लिए, तो इनको एक ऐसा टाइम पीरियड चाहिएगा जब ये अपनी स्ट्रेंथ को वापस से रीगेन कर सकते हैं, दे कैन रीगेन देयर स्ट्रेंथ इन बिटवीन। द गवर्नमेंट को एक चांस दिया जाए बीच में कि भाई देखो हमने एक स्ट्रगल कर दिया,
ये पीस के पीरियड में या तो तुम कुछ अच्छे से रिस्पॉन्ड कर दो, नहीं तो हम दोबारा से स्ट्रगल को शुरू कर देंगे। तो ये पीस का पीरियड क्यों है? वाई दिस ट्रूस फेज इन बिटवीन द टू स्ट्रगल्स? क्यों है ये ट्रूस का फेज बिटवीन? ठीक है, नंबर 1, ताकि मासेस अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर सके, गवर्नमेंट को एक चांस मिल सके कि भाई हम जो आपकी डिमांड्स हैं हम उनको पूरा कर देते हैं। ठीक है, जो मासेस हैं, गांधी और कांग्रेसमैन को लगता था कि जो मासेस हैं वो इनडेफिनिट टाइम के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, दे वांट अ पीस पीरियड इन बिटवीन। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल स्ट्रेटेजी। नाउ इसको क्रिटिसाइज किसने करा? दिस वाज क्रिटिसाइज्ड बाय नेहरू। ठीक है, एंड ही आर्ग्यूड दैट द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड रीच्ड अ स्टेज, अब एक ऐसा स्टेज आ गया जहां पर ये ट्रूस के पीरियड की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आफ्टर द लाहौर कांग्रेस में जब उन्होंने पूर्ण स्वराज प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया था, आफ्टर दैट हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? वी वांट अ कॉन्टिन्यूअस कन्फ्रंटेशन, एक ऐसी लड़ाई जो लगातार चलती रह सके, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट विच कैन कॉन्टिन्यूसली इनडेफिनिट टाइम तक चलता रह सके। ठीक है, जब तक इंपीरियलिज्म को ओवरथ्रो ना किया जाए, ये कन्फ्रंटेशन और ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूस रहना चाहिए। This is what he was thinking. So Nehru was basically saying a continuous direct action policy by the Congress should be there. ठीक है, तो रियल पावर ही सेड कैनॉट बी वोन बाय 2 आनाज और 4 आनाज। ये छोटी मोटी जो आप लड़ाई लड़ रहे हो उनसे हम रियल विक्ट्री को गेन नहीं कर सकते। तो STS स्ट्रेटेजी वॉज ऑफ गांधी एंड सम कांग्रेसमैन, उसकी जगह नेहरू ने इसको अपोज करा एंड ही गेव अ न्यू स्ट्रेटेजी विच वॉज द स्ट्रगल विक्ट्री स्ट्रगल स्ट्रेटेजी, कि हम स्ट्रगल करेंगे, विक्टोरियस होंगे और हम फिर से स्ट्रगल को फिर कंटिन्यू रखते रहेंगे, कि हमको स्ट्रगल करते रहना है, जब तक करते रहना है जब तक हमें विक्ट्री ना मिल सके, यानी हमें पूर्ण स्वराज ना मिल जाए। ठीक है, दिस इज व्हाट नेहरू स्ट्रेटेजी वाज, व्हिच इज द SV स्ट्रेटेजी, स्ट्रगल विक्ट्री स्ट्रेटेजी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम। नाउ कम्स अ फेज ऑफ फाइनल यस टू द काउंसिल एंट्री। तो एक चीज को तो हमने देख लिया, हमने लेफ्टिस्ट ट्रेंड को समझ लिया कि लेफ्टिस्ट ट्रेंड बाय नेहरू, उनकी बेसिकली डिमांड क्या थी, क्या वो चाह रहे थे। फर्स्ट वाली क्या था, जो डिबेट चल रहा था, फर्स्ट वाला तो क्या था, कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जाए। सेकंड वन वाज कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल किया जाए जो मॉडरेट्स करते थे, एंड काउंसिल एंट्री की जाए। ठीक है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट लिया जाए। तो इस पे बात करते हैं अब सेकंड वाले पे, यस टू द काउंसिल एंट्री। तो गांधी conciliated the proponents of council entry by acceding to their basic demand of permission to enter the legislature. तो सूरत जो स्प्लिट हुआ था 1907 का, ऐसा स्प्लिट दोबारा ना हो सके, तो एवरीवन एग्रीड टू द बेसिक डिमांड्स कि ठीक है भाई लेजिस्लेचर्स के अंदर एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, व्हाट ही सेड, parliamentary politics cannot lead to freedom, but those congressmen who could not for some reason offer satyagraha or devote themselves to constructive work should not remain unoccupied. कि ठीक है, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से वैसे तो हम फ्रीडम को गेन नहीं कर सकते, दिस इज नंबर 1 थिंग। ठीक है, तो फिर क्या करें, जो कांग्रेसमैन सत्याग्रह नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं कर सकते, क्या वो खाली बैठे रहेंगे? विल दे सिट आइडल इन दैट सिचुएशन? नो, दे शुड नॉट रिमेन अनऑक्यूपाइड। तो उनको पूरा करने के लिए व्हाट दे कैन डू इज दे कैन अपनी उनकी जो पेट्रियोटिक फीलिंग है वो काउंसिल एंट्री के थ्रू शो की जा सकती है। तो गांधी सेड द विड्रॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिड नॉट मीन गोइंग डाउन बिफोर द अपॉर्चुनिटीज और कॉम्प्रोमाइजिंग विद इंपीरियलिज्म, कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने रोक तो दिया है, सस्पेंड तो कर दिया है, बट इट डज नॉट मीन कि हम इंपीरियलिज्म के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, कि अभी फाइट जारी है और वो जो फाइट अभी चल रही है उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। कुछ लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग काउंसिल एंट्री ले रहे हैं, एंड सम वांट द स्ट्रगल टू कंटिन्यू, द मास स्ट्रगल टू कंटिन्यू। ठीक है, इन May 1934 द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी it met at Patna to set up a parliamentary board to fight the elections under the aegis of the Congress itself. तो एक पार्लियामेंट्री बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ 1934 में, ताकि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया जा सके और उसको जीता जा सके अंडर द कांग्रेस। अ लार्ज सेक्शन ऑफ द इंटेलिजेंसिया फेवर्ड पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, जो पीपल हु वर हाईली एजुकेटेड, ठीक है,
और वो इन चीजों को फेवर करते थे, वो चाहते थे कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स हो। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का बेसिकली यहाँ पर मतलब है कि वी शुड गेट काउंसिल एंट्री, काउंसिल के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर पार्लियामेंट का पार्ट बनते हैं, यानी लेजिस्लेचर का पार्ट बनते हैं, और वहां से हम अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखेंगे। विद विच ही वॉज इन फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट, ठीक है, वॉज इन फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट गांधी, ठीक है। तो गांधी वॉज सेइंग कि भाई पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से हम अचीव नहीं कर सकते, ठीक है, तो ही वॉज इन फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट। अनदर सेक्शन वॉज estranged from the Congress because of Gandhi's emphasis on spinning wheel as the second lung of the nation, ठीक है, कि भाई चरखे वगैरह पे इन सब चीजों पे काम करा जाए, कंस्ट्रक्टिव वर्क पे काम करा जाए, और कुछ लोगों को लगता कि नहीं भाई ये एक प्रकार से डाइवर्जन है और इससे हम ज्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते। तो दे आर डिफरेंट पीपल। गांधी सेइंग कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, कुछ लोग कह रहे हैं पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करनी है, कुछ लोग गांधी से इसलिए नाराज हैं कि गांधी जी इज पुटिंग मोर एम्फेसिस इन द स्पिनिंग व्हील, ठीक है, कि हम स्पिनिंग व्हील और चरखा वगैरह ये सब कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे एंड वी विल गेन सिग्निफिकेंट थिंग्स, राइट। क्लियर है यहां तक? अब आगे चलते हैं। द सोशलिस्ट लेड बाय नेहरू, ठीक है, जो लेफ्टिस्ट ट्रेंड जो नेहरू लेकर आए थे वो क्या चाहते थे? सोशलिज्म को एस्टेब्लिश करना, ठीक है, किसको एस्टेब्लिश करना? सोशलिज्म को, और कैपिटलिज्म को रिमूव करना। ही ऑल्सो हैड डिफरेंसेस विद गांधी, ठीक है। अक्टूबर 1934 में गांधी अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द कांग्रेस टू सर्व इट बेटर इन थॉट, वर्ड एंड डीड। तो अब देखो भाई, कुछ लोग कह रहे हैं पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करना, कुछ लोग कह रहे हैं भाई आपकी स्पिनिंग व्हील से हम फेवर नहीं कर सकते, सीडीएम सस्पेंड हो ही रखा है तो रिक्वायरमेंट है नहीं। अब नेहरू भी गांधी जी के थोड़े से अपोज में है बिकॉज ही इज सोशलिस्ट, गांधी जी और गांधी फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो गांधी जी फाइनली अक्टूबर 1934 में ही रिजाइन्स फ्रॉम द कांग्रेस, ठीक है। राइट विंग क्या कह रहा है? लेफ्ट विंग का तो हमने देख लिया, विच वाज अंडर नेहरू। राइट विंग क्या कह रहा है? इन द इलेक्शंस टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो नवंबर 1934 में होते हैं, द कांग्रेस कैप्चर्ड 45 आउट ऑफ द 75 सीट्स रिजर्व्ड फॉर द इंडियंस। जो 75 सीट्स थी ना उसमें से 45 इनको मिल गई, ठीक है। नाउ दिस इज द सिचुएशन टिल नवंबर 1934, ठीक है। इफ यू रिमेंबर अप्रैल 1934 में सीडीएम को विड्रॉ कर लिया गया, उसके बाद अलग अलग लोगों के वर्जन्स आते हैं, गांधी का कुछ वर्जन है, राइट विंग जो इलेक्शंस चाहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, और लेफ्ट विंग सोशलिज्म को एस्टेब्लिश करना चाहता है थ्रू मास स्ट्रगल। तो डिफरेंट व्यूज हैं। राइट विंग वालों की को एक्सेप्टेंस मिल गई कि ठीक है आप इलेक्शंस को कंडक्ट कर लो, एक पार्लियामेंट्री ग्रुप भी बना दिया गया, ठीक है, इलेक्शंस को कंडक्ट करो, अच्छे से परफॉर्म करा। 1934 में दे गॉट 45 सीट्स। नाउ इन द नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दूसरी तरफ से ये वाला पास हो जाता है। अब ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान से करना है बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा ना उसका मेजर इंपैक्ट ना इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही आता है, ठीक है। सो वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।